के टाइम पर स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री द्वारा दी जाती है, उसमें पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। जो पूरा बजट है ना, उसको पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। तो वो क्या करते हैं, मेन जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं या फिर जो बड़े कुछ अनाउंसमेंट होते हैं उनको पढ़ दिया जाता है। हमें भी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बजट में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बोला गया है, वही हमारे लिए काम की है। पूरी कहानी हमारे लिए काम की नहीं होती है। तो वही हाइलाइट्स जो होती हैं यूनियन बजट की, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभी। और ये बहुत ही आसान होगा, तो हिंदी आपको समझ में आ ही जाएगी इसकी। और अगर ऐसा लगेगा कहीं पर कि नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यूनियन बजट 23-24। इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविज़न क्या क्या है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि बजट क्यों आना चाहिए। जिस तरीके से हमारे घर में कितनी इनकम होने की पॉसिबिलिटी है साल भर के अंदर, और अगर उतनी एक्सपेक्टेड इनकम हुई तो हम लोग खर्चा कहाँ कहाँ पे करेंगे, उसका हिसाब किताब लगाते हैं पहले। वही चीज़ कंट्री के रेफरेंस में होती है कि अगले एक साल में कंट्री को कितनी इनकम होने की पॉसिबिलिटीज़ है, और उतनी इनकम में कौन कौन से फील्ड्स में क्या क्या काम करेगी गवर्नमेंट, उसका लेखा जोखा जो होता है, उसी को हम लोग बजट बोलते हैं। और क्योंकि हर एक एक्टिविटी या कोई भी काम देश में होता है, उसके लिए एक आर्टिकल गिवन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारतीय संविधान के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, ये आपको लाइन में ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, विवरण बोल सकते हो आप इसको। कि 112 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का, वो बोलता है कि हर साल का सालाना लेखा जोखा स्टेटमेंट विवरण दिया जाएगा, और उस विवरण को ही हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, It is a statement of the government. It is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government in a financial years. Receipts से मतलब मान लो इनकम, रिसिप्ट से मतलब क्या मान लोगे, इनकम, कि एक साल के अंदर गवर्नमेंट कितना रुपया कमाएगी। एंड एक्सपेंडिचर, जब कमाया है तो खर्चा भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और कितना खर्चा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का, इसका लेखा जोखा होता है। अब ये डेट कौन सी है, कब से कब तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो बजट सेशन या फिर बजट का जो ईयर यानी साल जो स्टार्ट होता है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्योंकि 31 मार्च का दोबारा क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का लेखा जोखा बनाया जाता है आने वाले साल के लिए। कब बना रहे हैं लेखा जोखा, बना पहले ही लेते हैं फरवरी के महीने में। अप्लाई यानी एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, ठीक है। जैसे कि 1 फरवरी को आ गया बजट, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस दिन आ गया उसी दिन से अप्लाई कर दिया उसको, इसको अप्लाई किया जाएगा 1 अप्रैल से। फिर है ओवरऑल द बजट कंटेन, बजट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, एस्टिमेट यानी अनुमान, रेवेन्यू और कैपिटल प्राप्तियां, मतलब कितना रेवेन्यू और कितनी मनी कमाई जा सकती है ना, धन, उसे बोलते हैं रिसिप्ट्स एक साल के अंदर। वे एंड मीन्स ऑफ रेज रेवेन्यू, वो सारे तरीके और मेथड जिसके थ्रू मनी को अर्न किया जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा का अनुमान, कि कहाँ जब ये इनकम होगी तो खर्चा कहाँ पे किया जाएगा, उसे बोलते हैं एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर।
फिर है डिटेल ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजन फॉर एनी डेफिसिट सरप्लस इन दैट ईयर। अब देखो, क्योंकि अब इस साल अनुमान लगा रहे हैं अगले साल के लिए, तो जैसे कि बोला गया है अनुमान, जरूरी नहीं है अनुमान सही निकले, हो सकता है गलत निकल जाए, हो सकता है जितना कोशिश की गई थी कि रुपया आएगा उतना आए ना, या फिर रुपया तो आया बट खर्च नहीं हो पाया। तो बजट के अंदर फ्यूचर के साल के लिए प्लानिंग होती है और प्रीवियस साल का एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल यानी वास्तव में कितना रुपए कमाया और कितना रुपए खर्च कर दिया, उसका ब्यौरा होता है। जैसे गवर्नमेंट सोचा कि 1 लाख करोड़ रुपए आएगा, लेकिन एक साल में मान लो 90,000 करोड़ रुपए आया, तो वो बताएंगे पहले बजट के अंदर कि 90,000 करोड़ का पूरा रेवेन्यू हुआ, इनकम हुई, और फिर उसको कहाँ कहाँ पे खर्च किया गया। और फिर साथ ही साथ वो ये भी बताएंगे कि अगर कमी आई, इनकम में कमी आई गवर्नमेंट की, तो क्यों आई, और अगर इनकम ज़्यादा हो गई थी तो उसका भी कारण क्या है, वो चीज़ भी वो लोग यहाँ पे बताएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? स्नेहा, बजट है, समझा रहे हैं आपको, हिंदी में भी समझ में आ जाएगा, एंड इसका हिंदी इंग्लिश का पीडीएफ हिंदी वाला आपको आज रात को मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी बस सुनिएगा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है कि बजट होता क्या है, तो आपको ऊपर से ध्यान रखना है कि बजट आर्टिकल 112 के अंदर दिया जाता है। क्या होता है? लेखा जोखा, पूरे साल भर में गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम आएगी वो, और कितना खर्चा करेंगे ये। देन डेट कौन सी होती है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का खर्चे का हिसाब यहाँ पे रखा जाता है। तो जो नया बजट होता है वो अप्लाई होता है 1 अप्रैल से, और कब तक चलेगा? 31 मार्च तक, आने वाले सालों में, आने वाले साल के अंदर। इसके अलावा द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, आने वाले साल के अंदर मनी से रिलेटेड और वित्तीय प्रबंधन, ध्यान रखना, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र, फाइनेंशियल यानी वित्तीय प्रबंधन के बारे में सोच कर चलते हैं कि कौन कौन से टैक्स लगाने हैं, उस टैक्स से कितना रुपया कमाना है, फिर जो रुपया आएगा वो कहाँ पे खर्च करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। तो वही लिखा हुआ है, टैक्सेशन प्रपोजल, प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू, स्पेंडिंग प्रोग्राम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो जिसका मीनिंग क्या है, जो मैंने बताया आपको, कि नए टैक्स का प्रपोजल लगाएंगे। प्रपोजल नहीं बोलेंगे कि हमें एक नया टैक्स लेना है, मान लो ग्रीन टैक्स लेना है, फिर अब उस टैक्स से कुछ रुपया आएगा, तो बोलेंगे अब जो ग्रीन टैक्स आएगा उसका हम लोग यूज करेंगे पेड़ पौधे लगाने में, ठीक है? और फिर उसकी एक स्कीम बनाई, कौन से पेड़ लगाने हैं, कौन से पौधे लगाने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं, तो वो सब कुछ चीज़ें भी किस में लिखी हुई होती हैं? बजट में लिखी हुई होती है। अगला है, इन पार्लियामेंट द बजट गोज थ्रू अ 6 स्टेज। जैसे कि हम लोग देखते हैं टीवी पर कि जिस दिन आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और वो कुछ बातें बोल के जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने बोल दिया वही स्टेज खत्म हो गई, नहीं। उस बजट को पहले तो स्पीच के फॉर्म में और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हर किसी को सुनाया जाता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी उसको दी जाती है, और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि चर्चा होती है, और जब बजट का बिल पास हो जाएगा तभी जाके वो बजट अप्लाई किया जाता है 1 अप्रैल से। तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेज क्या होता है? पहला स्टेज होता है बजट को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, और ये कब होता है? 1 फरवरी को होता है। सभी के सामने बजट लाया जाता है कि सर जी देखो हम अगले साल में ये वाली प्लानिंग कर रहे हैं। पहली चीज, जब बजट दे दिया तो फिर कुछ लोग बोलेंगे वो गलत कर रहे हो, कुछ लोग बोलेंगे सही कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं जनरल डिस्कशन। तो उस पर होगा डिस्कशन कि जो ये बजट प्लान किया गया है उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या खराब बातें हैं। अब डेफिनेट सी बातें हैं कि गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है, तो चेंज तो कुछ ही मुद्दों पर हो सकता होगा। हालांकि ऑपोजिशन पार्टी बहुत सारा कुछ बोलती है कि ये भी चीज़ खराब है, ये भी चीज़ खराब है, लेकिन ध्यान रखना गवर्नमेंट, उसको जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो माने या ना माने उसके हाथ में होता है। लेकिन अगर हाउसेस मतलब पार्लियामेंट के लोग मिलकर ही सभी बोल दे कि नहीं भाई गड़बड़ी है इसके अंदर, तो जरूर चेंज होगा उसके अंदर, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं जनरल डिस्कशन।
फिर है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। स्क्रूटनी मतलब ऐसे समझो कि गवर्नमेंट ये बोल दे कि यार हमें तो क्या करना है ना, इस बार फूड पे टैक्स लगाना है, और फूड में मान लो बर्गर पे टैक्स लगाना है, और ये बोल दे कि बर्गर पे हमें टैक्स लगाना है 100%। तो अब होगा क्या, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज और डिपार्टमेंट होते हैं, वो चेक करते हैं कि भैया जो ये बात बोली जा रही है वो जायज भी है कि नहीं है, ठीक है। उसे बोलते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी यानी मतलब जांच पड़ताल है, छटनी करना कि भैया जो टैक्स लगाया जा रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। फिर वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स यानी कोई भी पॉलिसी, जैसे मान लो कि मनरेगा है, ठीक है। अब मनरेगा का प्रोग्राम चल रहा था, मनरेगा के प्रोग्राम में गवर्नमेंट ये बोल रही है कि यार काम नहीं चल रहा, हमें 1 लाख करोड़ रुपए और चाहिए, ठीक है, 1 लाख करोड़ कि 1 लाख करोड़ रुपए और चाहिए। तो उसे बोलते हैं वोटिंग ऑन अकाउंट। वोटिंग ऑन अकाउंट यानी कि अभी जब तक बजट अप्लाई नहीं हो जाता है तब तक के काम चलाने के लिए रुपया चाहिए, उसे हम लोग वोटिंग ऑन डिमांड भी बोल सकते हैं कि अभी हमें डिमांड है और मनी की, और वो मनी क्योंकि वापस नहीं लौटाएंगे वो लोग, इसलिए उसे बोलते हैं ग्रांट्स, ठीक है। जो रुपया ले लिया जाए वापस ना किया जाए उसे बोलते हैं ग्रांट्स। फिर हाउस के अंदर एक अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब कि जो लिखा हुआ है सब मंजूर करते हैं, और उसके बाद पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। फिर एक फाइनेंशियल बिल पास होगा हाउस के अंदर, उसमें ये लिखा होगा कि गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है अगले साल के लिए, और इस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग ये वाले बजट में लिखा हुआ नंबर जो लिखा हुआ होगा, मान लो उसमें जो भी नंबर लिखा हुआ है, इतना रुपया कमाएंगे और फिर इतना वेलफेयर काम करेंगे। तो इस तरीके से बजट पास हो जाता है 6 स्टेजेस के अंदर, और इसको टाइम लगता है, इसीलिए 1 फरवरी के बाद आने के बाद भी ये जो बजट है वो अप्लाई का हो पाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि अभी उसमें प्रोसेस चल रहा होता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, तो इसलिए वो अभी पूरा नहीं हो पाता है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। अगला है द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द नोडल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग बजट। तो कोई पूछता है कि भाई कौन बना रहा है बजट, तो बजट बनाता कौन है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की ब्रांच होती है, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक कमेटी होती है बजट डिवीजन, वो बना रही होती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कोई पूछा जाए तो कौन सी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि बजट को प्रिपेयर करवाती है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि भैया पहला बजट कब बनाया गया। द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रिपेयर्ड इन 1947। पहली बार बजट बनाया गया 1947 में। फिर है व्हाट आर द हाईलाइट ऑफ द बजट 23-24। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे मैंने इकोनॉमी सर्वे के टाइम पे आपको बताया था कि यार इसमें जो पॉलिसीज दी हुई हैं, इसमें जो प्रोग्राम दिए हुए हैं, वो आपको कहीं भी करंट अफेयर में दिखे तो बस रट्टा मार लेना, पक्का आएगा क्वेश्चन। वही चीज़ यहाँ पर है बजट में, क्योंकि देखो बजट में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, बता दूं मैं कि जब वित्त मंत्री स्पीच देती हैं बजट के अंदर तो प्रधानमंत्री भी वहीं पर बैठे होते हैं, और फिर ये भी नोटिस किया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाई, वहाँ पे ताली बजाई जाती है। तो अब सोच लो कि कोई बात बोली और प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाई, इसका मतलब उनको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो यूपीएससी क्या सोचता है कि ये काम की चीज़ है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जितने भी प्रोग्राम्स और पॉलिसी होते हैं बजट के अंदर, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी के बारे में, है ना। और जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ पॉलिसीज तो इकोनॉमिक सर्वे में भी वही दी हुई है और बजट में भी वही दी हुई है। तो अपने आप ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि यार इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों ही जगह आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज प्रोग्राम की बात की गई है 2023-24 के लिए। अ की थीम ऑफ यूनियन बजट 23-24 इज अ फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबसे शुरुआत से ही मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि हमें सभी का विकास चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी मिलकर ग्रोथ करें, और इसको हिंदी में लिखा हुआ भी है सबका साथ सबका विकास, विच स्पेशली कवर्स, यानी सभी लोग साथ मिलकर वोटिंग करें, बीजेपी को चुने और सभी का विकास हो। अब इसमें बीजेपी नहीं लिखना है,
आपको बस ये समझाना है कि बजट की जो थीम रहती है हमारी कंट्री में, जो इस बार थीम रही, उस थीम का मतलब है सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ मतलब यंग लोग भी साथ में आए, ओल्ड लोग भी साथ में आए, फीमेल भी साथ में आए, फार्मर्स भी साथ में आए, उन सभी का डेवलपमेंट एक साथ हो, उसे बोला गया है सबका साथ सबका विकास। अब इसमें देखो, फार्मर्स, वुमेन, यूथ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, दिव्यजन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सभी को साथ में लेके चलाया जा रहा है। अब इसमें इनके आगे शॉर्ट फॉर्म भी दिए हुए हैं, प्लीज पढ़ लीजिएगा। ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लास, दिव्यजन, जिन्हें फिजिकली डिसेबल्ड हम लोग बोलते हैं, वो दिव्यजन कहलाते हैं। तो दिव्यजन को फिजिकली डिसेबल्ड ना लिखकर, मतलब किसी भी हैंडीकैप पर्सन को फिजिकली चैलेंज, या फिर आप मान लो मतलब फिजिकली हैंडीकैप ना बोलकर हम उसे बोलते हैं, एक नाम दिया उसको हमने दिव्यजन, ठीक है, विशेष पर्सन दिव्यजन। अब ये ऐसा क्यों किया गया, तो इसके पीछे वही साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जैसे महात्मा गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को, उनको अच्छा फील हो इसलिए उनका नाम दिया हरिजन, हरिजन यानी भगवान के बेटे। तो वैसे ही इनको भी अलग अलग अच्छे नामों से इनको संबोधित किया जाता है, इसलिए जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दिव्यजन। फिर होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी का मतलब होता है, इसके लिए गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया तैयार करता है कि मान लीजिए किसी की इनकम सालाना 5 लाख से कम है, और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जिनकी भी सैलरी 5 लाख से कम है वो लोग क्या माने जाएंगे, वो लोग माने जाएंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगेन ये नंबर मैंने रैंडमली लिखा हुआ है, इसके लिए गवर्नमेंट क्राइटेरिया डिसाइड करती है कि कितने रुपीस इनकम से कम वाले लोगों को लिए इकोनॉमी की वीकर सेक्शन वाला टर्म यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ओवरऑल प्रायोरिटी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। ओवरऑल प्रायोरिटी मतलब हम विशेष प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता उन लोगों को देते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड यानी वंचित। अगर आपने रामायण महाभारत देखी होगी तो महाभारत के अंदर बार बार कर्ण ये बोलता है कि मैंने वंचितों का साथ दिया। वंचित, जिनको जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं गवर्नमेंट के, उन्हें बोलते हैं वंचित। तो यहाँ पे जो वंचित लोग हैं उनको प्रायोरिटी में रखा जाता है कि कोई पॉलिसी बनाई जाए तो किन लोगों को मिलनी चाहिए, वंचित लोगों को मिलनी चाहिए। इसे बोलते हैं अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। हाँ जी, समझ में आ पा रहा है इसने? हाँ, ओके। अंकुर, अंकुर जी समझ में आ रहा है? सो गए। पूनम, ओके। विजय, ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गया वंचितों वाला। फिर अगला है, अब असली फोकस उन पे करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा पंगा होता है जिन जगहों पे। जैसे अपने यहाँ पे कंट्री में पंगा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिक्कतें हैं। तो उसके लिए देयर हैज ऑल्सो बीन अ सस्टेन्ड फोकस। देखो लिखा हुआ है, इसने स्पेशली मेंशन किया है कि सस्टेन्ड फोकस यानी कंटिन्यूस फोकस ऑन यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो मेन फोकस जो रहा बजट के अंदर वो किस पे रहा, यूटीज में, जम्मू एंड कश्मीर पर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर हमारा स्पेशली फोकस रहता है। द बजट इज ऑल्सो द लाइन ऑफ द टू pronged growth strategy first unveiled in 2019। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ये बजट लाया गया ना, वो बेसिकली इससे पहले जो 2019 में बजट लाया गया था उसी का सेकंड पार्ट आप मान सकते हो। तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि यार 2019 में लाया गया था, फिर 2023 में लाया गया था, तो इतना गैप क्यों, जबकि बजट तो हर साल आता है। फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग कि जो 2019 में आया गया था उसका सेकंड पार्ट ये वाला बजट होगा? वो ऐसा है क्योंकि 2019 के बाद आपको मालूम होगा कि हमारी कंट्री में कोविड जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी और दोबारा कोई भी बजट ऐसा नहीं ला पाए जिसमें गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली सोचे। गवर्नमेंट ने कैसे किसके अकॉर्डिंग सोचा है, कोविड के अकॉर्डिंग सोचा है। और इससे पहले इंडिपेंडेंट कब सोचा था, 2019 में, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2019 नवंबर में कोविड स्टार्ट हुआ था, है ना, मालूम है आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर बात है।
अब जब बजट पेश किया गया होगा तो वो पेश किया गया होगा फरवरी 2019 में, ठीक है। तो यानी जब बजट को प्रेजेंट किया गया फरवरी 2019 में, तब हमने सोचा भी नहीं था, दुनिया जानती नहीं थी कि कोविड क्या चीज होती है। तो बजट बिल्कुल ही, हाँ अरे वो तो लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन है 2020 के अंदर, स्टार्ट हो गया था 19 के अंदर है नवंबर में, 20 में तो लॉकडाउन लगाया गया था। तो हुआ ये कि फरवरी 2019 में जब बजट बनाया गया था वो इंडिपेंडेंटली सोच के बनाया गया था। कब तक के लिए? वो बनाया गया था 31 मार्च 2020, ठीक है, 2020 के तक के लिए। लेकिन मुद्दा ये हुआ कि नवंबर के बाद से कंडीशंस बदलना शुरू हो गई और फिर गवर्नमेंट सोच ही नहीं पाई कि करना क्या है और नहीं करना है, और मामला गड़बड़ा गया। और फिर उसके बाद अब 2023 में वही चीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया है। तो इसमें क्या क्या है? पहला, इंसेंटिविसाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर thus क्रिएटिंग जॉब एंड पुशिंग ग्रोथ। पहली चीज फोकस किया गया कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दिया जाए उनके हार्ड वर्क के लिए। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी। जैसे मान लो आप लोग हो, सभी लोग कंपनियां खोल दो, फिर आपकी कंपनी रुपए कमाए, तो उससे क्या होगा? कुछ लोगों को रखना पड़ेगा नौकरी पर, तो जॉब क्रिएशन होता है। दूसरा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बीजेपी का हमेशा मोटिव रहा है कि कम से कम गवर्नमेंट, यानी अधिकारी लोग, सरकारी लोग कम से कम हो, परंतु पब्लिक पर नियंत्रण बना रहे पूरी तरीके से। इसे बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसमें होगा क्या? वही इंक्रीजिंग कैपेक्स, अपनी मनी को बढ़ाना, कंट्री की मनी को, रेजिंग मोर रेवेन्यूज बाय डिसइन्वेस्टमेंट, और अधिक से अधिक रुपया इकट्ठा करना, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज हमें चलानी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपने शेयर्स किसी कंपनी में से बेच देना, जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है कि उन्होंने अपना अमाउंट ऑफ मनी सेल कर दिया। अगला है की टेक अवेज ऑफ द बजट, यानी मेन चीज़ें क्या क्या हैं बजट के अंदर। तो पहला जो मेन चीज़ है, चेंजेस इन द न्यू इनकम टैक्स रिजीम, यानी टैक्स स्लैब में चेंज किए गए। दूसरा, a 33% increase in capital investment outlay has been proposed, raising it to 10 lakh crore, the biggest one in the past decade। कहने वाली बात यह है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है पिछली बार से 33% ज़्यादा अमाउंट का, और अमाउंट दिया हुआ है 10 लाख करोड़। अगला है चेंज इन कस्टम ड्यूटीज, रिड्यूस ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन इनपुट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, मैन्युफैक्चरिंग शिप्स, फीड्स, इंक्रीज ऑन सिगरेट, गोल्ड आर्टिकल्स, कंपाउंडेड रबर, etc। जो हम लोग टीवी पर देखते ही क्या क्या महंगा हुआ, क्या क्या सस्ता हुआ, तो वो यहीं लिखा हुआ है कि ये महंगा और ये सस्ता हुआ। और आप देखते हो टीवी पर बस इतने से काम चला लेते हैं, और हमें लगता है कि हमने बजट सुन लिया, आ गया, समझ में आ गया, हम लोगों को सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो एक बस पैराग्राफ है जो टीवी पर दिखाया जा रहा है बार बार। अगला है आउटले फॉर द कैपिटल आउटले फॉर द रेलवे इंक्रीज्ड टू द हाईएस्ट एवर 2.40 लाख करोड़, यानी रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 2,40,000 करोड़, ठीक है, 2,40,000 करोड़ रुपीस देंगे। पहले 1000 वाले लगा लेना जीरो और फिर करोड़, इतना अमाउंट दिया गया रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज द बजट्स विजन फॉर अमृतकाल। अगर आपने बजट स्पीच सुनी होगी तो निर्मला सीतारमन ने ये बात बार बार बोली है कि इट इज अ अमृतकाल, यानी ये बड़ा ही स्वर्णिम अवसर है, ऐसे मान सकते हो आप। अमृतकाल है मतलब सभी लोगों को बस मजा ही मजा आ रहा है। अब अमृतकाल का मतलब क्या है वो समझेंगे। जो बार बार टर्म बोली गई थी कि अमृतकाल, अगर आपने स्पीच का बाद या स्पीच के टाइम स्टेटमेंट सुने होंगे तो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। हर कोई इंसान क्या बोला था? अमृतकाल है ये। तो वो कैसे है? तो देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड इट द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। उन्होंने बोला कि ये अमृत समय का सबसे पहला बजट है। द विजन ऑफ द अमृतकाल इज एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी एंड इट्स is technology driven and knowledge based with robust financial sector। ये मार्क कर लेना, पूरा ही पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी लग सकता है कि सर हर चीज मार्क कराई जा रही है, तो ये समझ लो
कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो बहुत बड़ा था, बहुत थ्योरी लिखी हुई थी उसमें, ऑलरेडी उसमें से जो अलग किया गया है ना वो इम्पोर्टेंट ही अलग किया गया है, तो हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है जो उसमें पढ़ी जा रही है, क्योंकि जो फालतू चीज़ें थी वो तो पहले ही हटा दी गई हैं। तो देखो यहाँ पे अमृत काल का मतलब क्या है, एम्पावर्ड। एम्पावर्ड मतलब ये मानो कि शक्तिशाली बनाना है, कंट्री की इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी को अपनाना है, नॉलेज को बढ़ाना है और फाइनेंशियल सेक्टर को दोबारा से बूस्ट दिलानी है। ये मोटिव है इस अमृत काल के बजट का या फिर इस समय का। ठीक है, अब विजन फॉर अमृत काल क्या है क्या क्या किया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ, एक तो सिटीजन पर फोकस करना है और यूथ पर फोकस करना है। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, अब देखो यूथ भले ही कुछ भी बना रहे, अगर नौकरी ही नहीं मिलेगी तो बेचारा करेगा भी क्या। अब हर कोई तो इंडस्ट्री खड़ी कर नहीं सकता, तो ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। देन नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, अगर स्ट्रॉन्ग है बट स्टेबल नहीं है, या फिर स्टेबल है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दोनों ही केसेस में वो काम नहीं आएगा कंट्री के लिए। तो कंट्री के लिए इफेक्टिवली काम करने के लिए हम इसे क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एनवायरनमेंट बनाना होता है हमें कंट्री के अंदर। फिर अगला है द बजट आइडेंटिफाइज 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज टू लेवरेज्ड बिफोर रीचिंग इंडिया एट द रेट 100, मतलब 100 ईयर्स, जैसे कि आपको मालूम होगा ये 75 ईयर्स हो गए इंडिया को अभी इंडिपेंडेंट हुए। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें 100 साल का होते ही, देश का 100 साल हो उससे पहले पहले किन फील्डों में डेवलपमेंट कर लेना चाहिए। तो वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, एम्पावर करना है फीमेल को, फीमेल यानी फीमेल लोग नए नए बिजनेस में आए, बड़े बड़े काम करें, तो उसे बोला जाएगा एम्पावर। तो क्या कहता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। दूसरा है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये नया स्टार्ट किया गया। विश्वकर्मा है दुनिया को बनाने वाला इंसान, ठीक है ना। विश्वकर्मा ऐसे बोला था कि सोने की लंका इन्होंने बनाई थी, ये भगवान के एक तरीके से इंजीनियर थे, वो सब कुछ। अगला है टूरिज्म प्रमोशन इन मिशन मोड, टूरिज्म को प्रमोट करना है, क्योंकि जब लोग घूमने फिरने निकलते हैं तो इकोनॉमी रन करती है, तो टूरिज्म को प्रमोशन करने की बात की जा रही है। देन ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करोगे, पॉल्यूशन को रिड्यूस करोगे और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की कोशिश करेंगे, तो उसे बोलते हैं ग्रीन ग्रोथ। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ जी स्नेहा, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि नींद तो नहीं आ रही बीच बीच में। गुड, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ बजट 23-24। प्रायोरिटी क्या है? अब देखो प्रायोरिटी के लिए हम लोग सिंपली बता देते हैं कि हमारी ये 7 प्रायोरिटीज हैं, लेकिन मोदी जी और बीजेपी पार्टी है तो ये हर चीज में एक नया इनोवेटिव तरीका लेके आते हैं। इन्होंने बोला कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है सप्तऋषि, तो सप्तऋषि से समझ में आएगी कि 7 रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं? 7। उन्हीं को इन्होंने बोल दिया सप्तऋषि प्रायोरिटीज, और सप्तऋषि मतलब 7 प्रायोरिटीज हमारी क्या क्या होंगी वो। तो कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो पहली मान लीजिए कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सभी का डेवलपमेंट, हर किसी का, कि आपकी भी इनकम बढ़े, गरीब लोगों की बढ़े, रिक्शा वाले की भी इनकम बढ़े, सभी का डेवलपमेंट हो जाए, तो उसे बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। रीचिंग द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल का मतलब ये है कि हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएं। देन यूथ पावर, यूथ को एम्पावर किया जाए, फिजिकली फिट रहें और प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करें, मतलब बेसिकली कंट्री के लिए कुछ काम कर पाए, ऐसा कुछ बनाना है यूथ को। देन फाइनेंशियल सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, और कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर्स में कहाँ कहाँ पे टैक्स प्रॉपर लिया जाता है उसके बारे में सोचना। देन ग्रीन ग्रोथ, मालूम पड़ ही रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स लगानी है, वेजिटेबल्स इन द सेंस प्लांट वगैरह कुछ भी। फिर है अनलीजिंग द पोटेंशियल, अभी तक जो पोटेंशियल हमने यूज़ नहीं कर पाया है उस पोटेंशियल को 100% यूज़ करना है, उसे बोला जा रहा है अनलीजिंग द पोटेंशियल। देन है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा मतलब बिल्डिंग, पुल, ब्रिज, डैम, ये सब कुछ बनाना और उसके लिए मनी, इन्वेस्टमेंट, इसकी बात बोली जा रही है।
तो इस तरीके से कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट हो गए। ऊपर बोला हुआ भी था सप्तऋषि यानी 7 प्रायोरिटीज होंगी इस बार साल के अंदर बजट के अंदर। अगला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता क्या है। जैसे बार बार हम बोल रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मैंने आपको बोल भी दिया कि सभी की ग्रोथ होनी चाहिए, सभी को बेसिक नीड फुलफिल हो जानी चाहिए, कोई बहुत गरीब नहीं होना चाहिए। अब वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सभी का भला हो पाए, उसके लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो पहला हो गया कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेस। रूरल एरियाज में घरों तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों कि पहले जब ये ऐसी फैसिलिटी नहीं थी तो लोगों के पास वाटर का अरेंजमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट था। वो बहुत दूर से पानी लेके आ रहे थे जो पुअर पीपल थे, और जो रिच थे उन्होंने अपने यहाँ पे पंप लगवाया हुआ था। लेकिन पंप सिर्फ कौन लगा सकता है, जो इंसान रिच होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सभी लोगों तक हम लोग क्या पहुँचाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर। हर इंसान के पास तक गाँव में क्या पहुँचेगा, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट का टास्क रहा इनका। नेक्स्ट है कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ ओवर 11.4 फार्मर्स अंडर पीएम किसान। अब ये बताना चाह रहे हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अगला काम क्या किया कि किसानों के अकाउंट में अमाउंट भेजा, कैश ट्रांसफर किया। और ध्यान रखना ये पूरी कंट्री के किसानों की बात हो रही है ना, किसी भी एक जगह किसानों की बात नहीं हो रही है। तो पूरी कंट्री के किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपीस उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसफर किए गए होंगे, बट इतना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन अंडर PMSY एंड PMJJY। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये दो पॉलिसीज गवर्नमेंट चला रही है, उसके लिए इन्होंने इतना अमाउंट इकट्ठा किया है। अगला है 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट्स। जनधन बैंक अकाउंट जैसे गवर्नमेंट बड़ा फोकस कर रही है अकाउंट ओपन करवाने पर लोगों के, तो उसके लिए अकाउंट ये ओपन किया गया। और वो एक अलग टाइप का अकाउंट है, जिसे जनधन अकाउंट बोलते हैं, हर इंसान का धन, इस तरीके से जनधन। अगला है 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सन्स। तो ये बताना चाह रहे हैं कि 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, ठीक है। और इसमें 110 करोड़ लोग, मतलब 102 करोड़ लोगों को दोनों लग चुकी है, इस तरीके से मान सकते हो आप। अगला है 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन अंडर उज्ज्वला स्कीम में गरीब लोगों को गैस सिलेंडर दिया जाता है, और उसी पॉलिसी को बोलते हैं उज्ज्वला योजना। अगला है 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर SVM। अब यहाँ पे देखो, हर घर में वॉशरूम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मनी दी हुई है, और इसके तहत 11.7 करोड़ लोगों के घरों में वॉशरूम्स वगैरह रेडी हो गए हैं, टॉयलेट वगैरह, जिससे कि ओपन डेफी जो होता है ना, ODF, खुले में मतलब हानिकारक या फिर मल त्याग करना, वो सब कुछ बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके लिए ही घरों में क्या बनाए जा रहे हैं, वॉशरूम्स या फिर टॉयलेट्स को क्रिएट किया जा रहा है। अगला है एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो आप लोग जानते ही हो, गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन आपको थोड़ा ये भी ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को लेके कुछ किसानों ने, फार्मर्स लोगों ने मूवमेंट किया, यानी आंदोलन किया था। हालांकि उस आंदोलन का इनपुट या फिर इफेक्ट इसमें नहीं दिखाई पड़ता है इस बजट के अंदर, बट तब भी गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कुछ ना कुछ काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं वो देखेंगे हम लोग। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रा बनाया गया है लोगों के लिए कि भैया आओ अपने फ़ोन से उसको यूज़ करो। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर विल बी बिल्ट ऑन as an open source, open standard and interoperable public goods resulting in, यानी कहने वाली बात ये होती है कई लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स है, और इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, मतलब इस बजट से, कि कितने लोग पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगे हुए थे और अभी कितने, तो कितना कम कितना ज़्यादा हुआ, वो सब कुछ चीज़ें। तो पहली चीज़ इसमें क्या क्या चीज़ें फोकस की जाएंगी। पहली चीज़ फोकस करेंगे फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशन, यानी जो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं जो फार्मर सेंट्रिक होने चाहिए, ऐसा नहीं है बिजनेसमैन सेंट्रिक हो रखे हैं। फार्मर्स
उनकी भलाई के बारे में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम द क्रॉप प्लानिंग और हेल्थ, तो बताना पब्लिक को कि जो क्रॉप लगा रहे हो वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी, कीड़े तो नहीं लग जाएंगे, वो सब चीज़ें, तो इसे बोलते हैं बचा के रखना क्रॉप को। देन बेटर एक्सेस ऑफ टू फार्म्स इनपुट क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, और अब आसानी से लोगों के पास फार्मिंग करने की जो रिक्वायरमेंट है जिसे बोलते हैं फार्म इनपुट्स, वो अवेलेबल है। क्रेडिट यानी लोन वो अवेलेबल है, एंड इंश्योरेंस सेफ्टी, कुछ गलत हो गया तो उस केस में इंश्योरेंस, ये लोगों को अवेलेबल है। देन ग्रोथ सपोर्ट ऑफ द एग्री टेक इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप, और ये देखना कि कौन कौन सी नई नई इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आना चाहती हैं, और उसमें कौन कौन से नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। Then have funding for agri startups, agriculture accelerator funds will be set up to encourage agri startup by young entrepreneurs। अब देखो, आप ये देख ही रहे होगे कि आज के टाइम में हर कोई कंपनी चला रहा है, कंपनी खोल रहा है, हर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है। तो उसके लिए ही बोल रहे हैं कि जो लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट हेल्प कर रहा होगा। अब हेल्प कैसे करेगा? सिंपल सी बात है, रुपया देके। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट लोन, एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट टू बी इंक्रीज टू 20 लाख करोड़ विद फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज। तो पहले जो अमाउंट था वो कम था, और अभी जो अमाउंट दिया रहा है इंडस्ट्रीज, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को, वो है 20 लाख करोड़ रुपए। मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 20 लाख फिर करोड़। आप काउंट करोगे ना, जीरो बहुत सारी हो जाएंगी। पहले 20 लाख लिखना, फिर उसके आगे करोड़ों की जीरो लगाना। ये अब इसमें क्या क्या किया गया? एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस करने की बात की जा रही है, फिशिंग पे फोकस करने की बात की जा रही है। तो इसमें देखो, अ न्यू सब स्कीम ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना विद टारगेटेड इन्वेस्टमेंट 6000 करोड़ टू बी लॉन्च्ड फॉर फिशरमैन, फिश वेंडर्स एंड एमएसएमई। अब देखो, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया फिशिंग के ऊपर, तो तुरंत एक पॉलिसी बन गई, ठीक है। तो इसमें एक नई स्कीम आई, पीएम मत्स्य संपदा योजना। अब आपको ये पढ़नी है कि कौन सी स्कीम है। पीएम मत्स्य संपदा योजना, मोटा मोटा तो मालूम पड़ रहा है भाई, मछली संपत्ति है, उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाया गया है, उसी को क्या बोला जाएगा? पीएम मत्स्य संपदा योजना। फिर अगला है हॉर्टिकल्चर के फील्ड में आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट। हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम खुद ही अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना लेंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में। सेल्फ डिपेंडेंट यानी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? प्रोग्राम विल बी लॉन्च टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डिसीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप एट एन आउटले ऑफ ₹2200 करोड़। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले सोचा कि यार एग्रीकल्चर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में समझ में आया कि यार हॉर्टिकल्चर भी करेंगे। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब नहीं मालूम। मतलब क्रॉप के अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी ग्रो करना हॉर्टिकल्चर हो जाता है ना। उन पर फोकस किया जाएगा। अगला है मिलेट्स। तो मिलेट्स तो आपको मालूम ही होंगे, जो मोटा अनाज, उस पर फोकस करना है। टू मेक, और ये उसमें भी था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर श्री अन्न यानी मिलेट्स। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद विल बी सपोर्टेड एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फॉर द इंटरनेशनल लेवल। कहने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो, इसके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में वो काम कर रहा है, और वो सभी के वेलफेयर के लिए काम भी, या फिर उसने पॉलिसी या प्रोग्राम सोचे हैं। फिर है एग्री कोऑपरेटिव्स टू फुलफिल द विजन ऑफ सरकार से सहकार से समृद्धि। सहकार मतलब सहयोग, आपसी सहयोग से समृद्धि यानी मनी कमाना, उसे बोलते हैं एग्री कोऑपरेटिव, या फिर हम इसे दूसरा नाम दे सकते हैं सहकार से समृद्धि। The government plan to establish decentralized strong capacity and set up multiple cooperative society in uncovered village।
तो अब गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि जहाँ तक अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पहुँची ही नहीं है, जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप सोसाइटी हैं उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है एजुकेटिंग, मतलब एजुकेशन एंड स्किलिंग। एजुकेशन और स्किल के अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग, तो रिवैम्ड टीचिंग ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाने की बात की जा रही है। देन नॉर्मल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेटअप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। अगर आप अपने आसपास कहीं देख रहे हो कि डिजिटल लाइब्रेरी बनी हुई है तो ध्यान रखना वो बजट में लिखा हुआ था, इसलिए बनाई गई है, ना कि उसके लोकल इंसान ने किसी ने कुछ मेहरबानी कर दी है। तो कोई बोल दे आपसे, कोई पॉलिटिशियन आके कि हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो बोलना भैया लिखा हुआ था बजट में। तो ऐसे बोलना नहीं है, बस मनी मन में सोचना है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी और पीटेगा बहुत बहुत। तो आपको बस ये समझना है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं कि लाइब्रेरी बननी चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से है। फिर अगला है स्टेट विल बी एनकरेज टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड्स लेवल। और साथ ही से चीज़ देखिएगा आप, एनकरेज करने की बात हो रही है लाइब्रेरीज को, कि अभी तो डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, फिर अभी हम लोग बनाएंगे हर एक पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर एक छोटा सा ग्रुप होगा, मतलब जहाँ पे 50 मकान है उनके लिए लाइब्रेरी बनाई जाए, ऐसा कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है। फिर अगला है हेल्थ। तो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज विल बी एस्टेब्लिश्ड इन co-location with the existing 157 मेडिकल कॉलेजेस established in 2014। कहने वाली बात ये कि कुछ मेडिकल कॉलेज नए नए बनाए जा रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं। द मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाई 2047 विल बी लॉन्च्ड। तो सिकल सेल एनीमिया के ख़त्म करने के लिए जो ईयर डिसाइड की गई है वो है 2047। और ध्यान ही रखना 2047 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ख़त्म कर ही देंगे, कर दिया तो अच्छी बात, नहीं तो ये टारगेट और आगे बढ़ाया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो सबका साथ सबका विकास, अगेन वही चीज़ एक ग्राफ से समझाई हुई है। अगला है प्रायोरिटी 2 क्या है हमारी, रीचिंग द लास्ट माइल। लास्ट माइल मतलब अंतिम आदमी तक पहुंचना, कि हर एक इंसान को फायदा हो, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ कुछ लोग हैं उन्हीं को फायदा हो जाए, उसे बोलते हैं रीचिंग ऑफ, मतलब रीचिंग ऑफ द लास्ट माइल, कि अंतिम आदमी तक पहुंचाना है उनको अपनी फैसिलिटीज। तो द न्यू एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, नए नए कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम वो रिसेंटली लॉन्च कवरिंग 500 ब्लॉक्स। यानी कहने वाली बात यह है कि जो ऊपर बोला गया था कि ब्लॉक लेवल पर, वार्ड लेवल पर ग्रुप बनाने हैं, वो बनना स्टार्ट हो गए हैं और हमने काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी समझा है। अगला है इट इज़ एम्ड एट इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एरिया अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब होता क्या है, जब भी कोई बड़ा काम करने वाला है तो वो बताएगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने वही बताया कि हम ये सभी के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर किसी की हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ अच्छी होगी तो नौकरी कर पाएगा, न्यूट्रिशियस फूड मिले तो बीमार नहीं पड़ेगा, एजुकेशन होगी तो दिमाग होगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा होगा, वाटर रिसोर्स, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए चाहे एग्रीकल्चरल हो नॉन एग्रीकल्चरल हो, वाटर की रिक्वायरमेंट तो होगी तो वाटर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सभी को साथ में बैठा कर डिस्कशन करना, या फिर ऐसे सोच लो पॉलिसी वगैरह में रोल प्ले करवाना, वो सब कुछ है। देन है PVTG डेवलपमेंट मिशन। अब ये PVTG क्या है, तो ये ध्यान रखो, टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। PVTG पर्टिकुलर सभी ट्राइबल ग्रुप की बात नहीं हो रही है, जिनकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही डेंजर में है उन्हीं के लिए काम करना है, तो उसे बोला गया है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन विल बी लॉन्च्ड, इसको लॉन्च कर दिया गया है। द अमाउंट ऑफ 15,000 करोड़ विल बी मेड अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट द मिशन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। फिर ये बोलना चाह रहा है कि अगले 3 सालों में काम करने के लिए जो रुपया मिला है वो कितना है, 1500 करोड़। डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, और ये किसके लिए है, सभी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए ये पॉलिसी है। द सेंटर विल ऑल्सो रिक्रूट 38,800 teachers and support staff for the 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स।
इसके अलावा गवर्नमेंट क्या बना रही है, एकलव्य स्कूल बना रही है, कितने 740, और इसमें लगभग 3.5 लाख ट्राइबल बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। पल्लवी जी नींद नहीं खुली कि लेट हो गए? कोई नहीं, देखिए आ गया। वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन, सूखा जहाँ पड़ता है वहाँ के लिए पानी की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, क्योंकि सूखा पड़ रहा है लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं रह रहे होंगे, लोग तो रह रहे होंगे, तो उनके लिए वाटर का अरेंजमेंट करवाना ही क्या है, वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन। इन द ड्रॉट प्रोन सेंट्रल रीजन ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल असिस्टेंस of rupees 5,300 crore will be given to the Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tank for drinking water। अब ये बोला जा रहा है कि भद्रा रिवर के अपर पार्ट पर उसके वाटर को यूज़ करते हुए हम लोग माइक्रो इरिगेशन, छोटी छोटी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं लोगों को। एक तो बस नाम ध्यान रखना है आपको ये। अगला है अदर इनिशिएटिव्स, और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। द आउटले फॉर पीएम आवास योजना इज बीइंग एनहेंस्ड, पीएम आवास योजना को इम्प्रूव किया गया है और फंडिंग दी गई है। भारत शेयर्ड क्या है, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जिसे बोलते हैं भारत श्री SHRI विल बी सेटअप, तो भारत श्री इस्टेब्लिश किया गया है। हाँ जी, जो भी लेट हो रहे हैं तो उनको बता दूं मैं, क्लासेस मॉर्निंग में अपनी हो सकती हैं जैसे कि हो ही रही हैं, और उसके लिए मैसेज आपको मिल जाएगा अपने ग्रुप पर। और क्लासेस जब मॉर्निंग में होगी तो वही सवेरे 6 बजे, और अगर इवनिंग में मैं टाइम पर घर आ जाऊँगा अपने ऑफिस से तो अपनी जो क्लासेस रहेंगी वो 10 बजे से रहेंगी। ठीक है, तो वो मैसेज आपको मिल जाएगा करेगा ग्रुप पर, तो प्लीज़ ग्रुप देखते रहें। और मॉर्निंग में उठें, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। सुबह सनराइज़ देखो, अच्छा फील होगा। अगर आप डेली 21 दिन तक या 20 दिन तक सनराइज देखेंगे ना तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। सनराइज देखना है ऐसे होते हुए, है ना, अपनी जो भी घर बिल्डिंग है उसकी विंडो वगैरह से जहाँ से भी देख सकते हो आप, तो उस तरीके से तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी। अगला है भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, है जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, हैंडमेड चीज़ें थी या फिर जो भी किसी पुरानी जगह से हमें चीज़ें मिली हैं, उन सभी के लिए will be set up in a digital epigraphy museum with the digitization of 1 lakh ancient inscriptions। अभी तक जो फर्स्ट कॉपी जैसे हम लोग बोलते हैं महाभारत की, रामायण की या फिर बाइबल की, जो भी चीज़ रखी हुई है, अब जो इंडिया के पास रखी हुई है उनका डिजिटलाइजेशन होगा, डिजिटल कर देंगे उनको, मतलब उनकी एक तरीके से PDF बना ली जाएगी या फिर कुछ और तरीके से। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी कि ये सभी लोगों को यहाँ पे जोड़ पाएंगे। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? तो पल्लवी जल्दी आना है अगली क्लास से, और इतना ही रखते हैं प्रायोरिटी 3rd, क्योंकि 2 पार्टों में करेंगे, एक दिन में पूरा कराएंगे तभी समझ में नहीं आएगा, तो इतना हो गया। और प्रायोरिटी नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास में हमारा बजट कंप्लीट कर देंगे। बस आपको रीडिंग करते रहना है। बजट का जो डॉक्यूमेंट ऑफिशियली इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है जो मैंने भेजा ही हुआ है, ये नोट्स क्लास के बाद आपको आज रात तक मिल जाएंगे। ठीक है, और सभी लोग सुबह 6 बजे आ जाइए टाइम पर, 6 से 7 1 घंटे पढ़ो, सुबह सुबह नींद भी खुलेगी, दिन भी आपको अच्छा लगेगा। और सनराइज जरूर देखें सभी लोग, सुबह उठ के सनराइज देखिए, आपको पॉजिटिविटी फील होगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।